नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आ गई है। क्या ये गिरावट अभी बढ़ेगी या ये आपके लिए बाइंग का मौका है? और साथ ही खाने के तेल की कीमतों को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर है। इन तमाम खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। हमारे साथ हैं वंदना भारती एसएमसी ग्लोबल की, सुनील कटके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के, कुणाल शाह हैं निर्मल बैंक के और सुधाकर देसाई हैं प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत गोल्ड के साथ, क्योंकि फेड का जब बयान आया और पिछले 3-4-5 दिनों से दुनिया भर के बाजारों की नजरें फेड की मीटिंग पर टिकी हुई थी कि फेड की तरफ से किस तरह के बयान आते हैं। और फेड ने जैसे ही ये बात कही कि 2023 में ब्याज दरें बढ़ सकती हैं, उसके बाद गोल्ड की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड के दाम 2% तक टूट गए, जिसका सीधा असर आज इंडियन मार्केट पर देखने को मिला है। और बाजार खुलते ही 700 रुपए से ज्यादा की गिरावट गोल्ड में दिखी और चांदी का भाव 1150 रुपए से ज्यादा टूट गया। और इस बात की संभावना थी, मार्केट ये मान के चल रहा था कि जिस तरह से अमेरिका में महंगाई के आंकड़े बढ़े हैं, ऐसे में फेड ब्याज दरों को लेकर कुछ नया बयान दे सकता है। हालांकि ये बयान 2023 के लिए है, लेकिन फिर भी मार्केट के ऊपर बड़ा एक सेंटिमेंटल इंपैक्ट पड़ा है, तेज गिरावट आई है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मार्केट में जो घबराहट आज हमने देखी है, जो अचानक एक झटका लगा है, क्या अभी ये कंटिन्यू रहने वाला है कि गिरावट का ट्रेंड, या फिर ये उन लोगों के लिए बाइंग का मौका है जो गोल्ड में लंबे समय से करेक्शन का वेट कर रहे थे ताकि वो मार्केट में एंटर हो पाए। इसी पर हम बात करेंगे। और सबसे पहले मेरा सवाल सुनील कटके आपसे होगा सर, कि पहले तो आप ये बताएं कि फेड के बयान का जितना इंपैक्ट गोल्ड मार्केट पर आना था वो आ गया है या अभी और आना बाकी है? जी नमस्कार मृत्युंजय जी, मुझे लगता है जो बयान आया फेड का, उसका इम्पैक्ट हमें तकरीबन कल सेकेंड हाफ में, इनफैक्ट 11:30 के बाद हमने देखा इमीडिएट $40 का करेक्शन हमने गोल्ड में इंटरनेशनल मार्केट में आते हुए देखा, जहां पहले भाव 1850-60 के रेंज में ट्रेड कर रहे थे, तकरीबन $1810 का लो मार के अभी 1818 के रेंज में चल रहा है। हालांकि आज डोमेस्टिक मार्केट में तकरीबन 750 रुपया डाउन खुला है गोल्ड इंडियन मार्केट में, बट क्योंकि रुपया तकरीबन 40 पैसा डेप्रिशिएट हुआ है, तो उसके वजह से मैं बोल सकता हूं कि 200 रुपया कम गिरा है। बट ओवरव्यू अगर हम देखते हैं तो दो चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जो फेड की तरफ से कमेंट आया है। एक, जैसे आपने बताया 2023 में 2 रेट हाइक के चांसेस हैं, हो सकता है 2022 में भी देखने का एक चांस मिले सिचुएशन के हिसाब से, तो उस रीजन पे एक रिएक्शन हमें इमीडिएटली देखने को मिला। और दूसरा, उन्होंने बोला कि मंथली $120 बिलियन का हम असेट परचेज जो है जारी रखेंगे जब तक यूएस के जॉब मार्केट्स में इंप्रूवमेंट नहीं देखने को मिलता है। और क्योंकि इन्फ्लेशन नंबर्स भी अभी बढ़ रहे हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है कि कॉशन मेंटेन करेगा। तो ओवरऑल जो स्टेटमेंट्स हैं वो अगले 1.5 से 2 साल के टाइम फ्रेम के हिसाब से उन्होंने दिया है, जिसका नीजर रिएक्शन हमें कल देखने को मिला। तो आपका सवाल का जवाब मेरा यही है कि जो कल का न्यूज था उसके हिसाब से $1820 का हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो अभी आ चुका है। ऑन द लोअर साइड मुझे नहीं लगता है कि ये $1800 के नीचे जाके सस्टेन कर पाएगा। और जैसे आपने बताया, जिन्होंने गोल्ड की अपॉर्चुनिटी को मिस करा था उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे साबित होगा, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट रेट देयर आर टेंस ऑफ डिफरेंट थिंग्स जो कि गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट करेंगी। तो मुझे लगता है कि और 300 या 400 पॉइंट का अगर डिप देता है गोल्ड, 47,200 या 47,100 का रेंज आता है, तो पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा बाइंग का मौका है। डे ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है 47,600 का रेंज एक बाइंग है, 47,400 का एक सपोर्ट है, वहां का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 48,300 तक का एक पुल बैक देखने को मिल सकता है गोल्ड में। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी कि अभी मार्केट में होगा क्या। ठीक है, अब कुणाल जी, मैं आपसे फंडामेंटली ये पूछना चाहता हूं सर कि फेड ने जो बात कही है कि ब्याज दरों को लेकर, उसका अब लॉन्ग टर्म इंपैक्ट गोल्ड के ऊपर क्या होगा? फेड ने कहा है कि 2023 में दरें बढ़ाई जा सकती हैं और 2023 में एक बार नहीं बल्कि 2 बार दरें बढ़ाने के संकेत फेड की तरफ से मिले हैं। पहले अनुमान 2024 में दरें बढ़ने का था, अब उसको 1 साल घटा दिया गया है।
तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इसका लॉन्गर टर्म इंपैक्ट आप गोल्ड मार्केट के ऊपर अभी क्या देख रहे हैं? गोल्ड के प्राइजेस नीचे इसके लिए आए हैं बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ ये टेपरिंग या इंटरेस्ट रेट। गोल्ड के प्राइजेस इसलिए नीचे आ रहे क्योंकि फेडरल रिजर्व ने उनकी स्पीच में कहा है कि यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट दर बहुत जल्दी बहुत शार्पली रिकवर होगी। सो जॉबलेस जो उनका है, जॉबलेस क्लेम से लेके अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर है, वो फेडरल रिजर्व एक्सपेक्ट करता है कि वो शार्पली ड्रॉप हो गए। सो ये गोल्ड के लिए बहुत बेरिश न्यूज है बिकॉज अगर अनएम्प्लॉयमेंट की जो अभी 5.4% है वो 4.5 और दे आर एक्सपेक्टिंग इट टू गो डाउन टू 3.5। सो अगर जॉब मार्केट इतनी अच्छी हो जाती है तो वो गोल्ड के लिए सेंटिमेंटली नेगेटिव है। कल डॉलर इंडेक्स भी ब्रेकआउट दिया है ये न्यूज के बाद, 91.40 हमने देखा है। बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गई है और लग रहा है बॉन्ड यील्ड और बढ़ेगी। तो अभी गोल्ड में जो लॉन्ग टर्म तेजी का ट्रेंड है वो भले इंटैक्ट है, अभी फिलहाल हाथ नहीं डालना चाहिए, थोड़ा और नीचे आ सकता है गोल्ड और 47,300 350 तक गोल्ड के प्राइसेस आपको एक बार देखने मिल सकते हैं। सो डोंट बाय एग्रेसिवली राइट नाउ just because gold के prices 800 रुपए नीचे, it doesn't mean that you have to buy right now. You have to wait and the reason for that is unemployment फेडरल जो एक्सपेक्ट कर रहा है कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलिए तो आगे की बात आप बता रहे हैं, लेकिन वंदना जी आप जरा बताएं कि आज क्या करना चाहिए? 800 रुपए से ज्यादा दाम गोल्ड के गिर गए हैं। अभी अभी जो लोग ट्रेड लेना चाहते हैं, क्या उनको इस गिरावट पर इंट्राडे के लिए खरीदना चाहिए क्या, या फिर इंट्राडे के लिए भी वेट करना चाहिए? जी मृत्युंजय जी, जो भी इकोनॉमिक यहाँ पे इंडिकेटर्स है, चाहे यूएस का जीडीपी हो या ट्रैवलिंग बढ़ने का न्यूज हो, ये थोड़ा सा बेयरिश सेंटिमेंट्स दे रहा है गोल्ड मार्केट पे। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन अभी यहाँ पे और ड्यू है और थोड़ा सा ये डिस्काउंट हो सकता है मार्केट में ये न्यूज। और 47,750 के लेवल पे एक बार यहाँ पे थोड़ा सा मैं सेलिंग रिकमेंड करना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 47,450 से 400 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। 47,900 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा। और मुझे लग रहा है कि ये जो 47,100 47,200 का जो रेंज है वो एक काफी बढ़िया रेंज रहेगा जहां पे फिजिकल बाइंग जो है फिर से इनिशिएट की जा सकती है। और ट्रेडिशनली यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी अगस्त महीने से शुरुआत हो जाएगी। अच्छा ठीक है, तो ये तो बात हो गई गोल्ड की। सिल्वर पर कटके जी आपका क्या व्यू है? चांदी में आज क्या करें, और थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेना हो तो क्या व्यू लें? जी मृत्युंजय जी, अभी जस्ट कॉमेक्स पे $27 का मार्क टूटा है, तो वो एक तगड़ा सपोर्ट माना जाता था। इनफैक्ट गोल्ड भी क्योंकि डाउन है, उस लिहाज से देखें तो सिल्वर उतना ज्यादा नहीं गिरा है जितना गोल्ड गिरा है। ये सिर्फ आज की बात नहीं कर रहे हैं, तकरीबन अगर एक महीने का ट्रेंड देखें तो सिल्वर जो है गोल्ड के मुकाबले कम गिरा है, क्योंकि सिल्वर में बेस मेटल्स के तरफ से स्ट्रेंथ फंडामेंटली देखने को मिल रहा था सपोर्ट करते हुए। तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा बहुत अगर डिप में मिलता है तो खरीदने का मौका फिर से मिल सकता है, क्योंकि इंडस्ट्री फ्रंट पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ से जो है सिल्वर की डिमांड में इजाफा होने की आशंका है। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लगता है इन्फ्लेशनरी नंबर्स जो हैं सिल्वर के प्राइसेस को भी सपोर्ट करेंगी। तो मेरा मानना यह है कि अगर ये 70,000 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है एग्जैक्टली, थोड़ा डिप मिलता है तो बाय करने के बारे में सोचना चाहिए। मुझे लगता है 69,500 या 69,000 का एक लेवल जो है वो डिसेंट एंट्री लेवल माना जा सकता है। नियर टर्म में हफ्ते भर में मुझे लगता है फिर से ये 73,000 का लेवल छू सकता है। ठीक है, तो ये राय हो गई आपकी चांदी पर। कुणाल जी, चांदी को लेकर कुछ फंडामेंटल नए आपको दिख रहे हैं क्या? अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया चांदी में रखना हो तो क्या भी होगा आपका? मृत्युंजय, शॉर्ट टर्म में तो चांदी और गोल्ड दोनों में बाइंग भूल से भी नहीं करना चाहिए। इसका एकदम सिंपल रीजन है कि आपका जो यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो शूट अप हो रहा है, डॉलर इंडेक्स शूट अप हो रहा है, जॉब मार्केट इंप्रूव हो रहा है। तो मैं तो बाई करने के लिए अभी रिकमेंड करूंगा ही नहीं। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे तो लग रहा है 2-3 हजार रुपए चांदी शायद आज भी निकल जाएगा तो भी मैं सरप्राइज नहीं होगा। बिकॉज इफ आई एम looking at reading the entire Federal Reserve speech, then there is no incentive for us to buy, क्योंकि इकोनॉमी खराब थी, जॉब मार्केट खराब था, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन था गोल्ड और सिल्वर के लिए। और अभी वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इकोनॉमी सुधर रही है, जॉब मार्केट इंप्रूव हो रहा है, तो क्यों गोल्ड सिल्वर बाय करने का? गोल्ड सिल्वर नीचे आएगा, अभी जरा भी बाइंग नहीं करनी चाहिए, बेचना चाहिए, करंट मार्केट प्राइस पे बेचना चाहिए। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर जो जिनका बहुत लंबा नजरिया है, साल 2 साल 3 साल का, उनको भी गोल्ड नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, 2 साल 3 साल के लिए गोल्ड बहुत अच्छा लग रहा है। शॉर्ट टर्म में
ये जो अभी डेवलपमेंट हुआ है शॉर्ट टर्म में इसका अच्छा। इम्पैक्ट रहेगा। और अभी फिलहाल क्या है, लोग देखते हैं 1500 रुपया सिल्वर डाउन है, 800 रुपया गोल्ड डाउन है, तो क्या 100-200 रुपया कमाने के लिए बाई करते हैं? दैट इज रॉन्ग। अभी इनफैक्ट ट्रेंड एक बार वीक हो गया है और अभी ये शॉर्ट टर्म में तो थोड़ा नीचे ही जाएगा। अच्छा, तो आप करेंगे ट्रेंड चूंकि एक बार वीक है तो अभी शॉर्ट टर्म में नीचे ही जाएगा। तो क्या वंदना जी फिर ये माना जाए कि मार्केट 70,000 के आसपास तो पहुंच ही गया है, क्या 68,000 67,000 ये लेवल हम देख पाएंगे क्या चांदी में भी? नितिन जी मुझे लग रहा है कि जो बॉन्ड यील्ड है ये काफी बड़ा ट्रिगर हो गया मार्केट के लिए। और मुझे लग रहा है कि 1.62 1.63 का हम एक्सपेक्टेशन लेके यहाँ पे चल सकते हैं। और अभी रिसेंट जो न्यूज आई है बेस मेटल में वो भी काफी बेयरिश है इसके लिए, और वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व से भी रिलीज करेंगे स्टॉक्स को। तो ये और गोल्ड में ऑलरेडी थोड़ा सा हमें लग रहा है कि करेक्शन जो है और भी यहाँ ड्यू है। ये तीनों फैक्टर्स जो है ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा डाउनसाइड हमें देखने को मिल सकता है। और साथ में जो यूएस का डेटा है और यूरो जोन का जो डेटा है जो काफी दिनों बाद स्ट्रांग होकर आ रहा है वो एक ऑप्टिमिस्टिक एक दे रहा है, जीडीपी सिनेरियो अच्छा दे रहा है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें मिला के मुझे लग रहा है थोड़ा सा करेक्शन अभी सिल्वर में ड्यू हो सकता है यहाँ पे। और थोड़ी सी हायर साइड पे, थोड़ा सा हायर साइड पे मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी सेलिंग। मुझे लग रहा है कि 70,300-400 का लेवल आता है, एक पुल बैक पे यहाँ पे सेल करना चाहिए। 69,700 का एक टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे 70,400 का रखना होगा। और आपने थोड़ा सा शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पे की है तो मुझे लग रहा है कि एक बार 67,500 और 68,000 का जो लेवल है वो काफी बढ़िया जोन रहेगा जहां पे कि हम सिल्वर को बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, ओके, बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। बहुत शुक्रिया कुणाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सोने और चांदी के ऊपर अपना व्यू, अपनी राय देने के लिए। अब हम बात करते हैं क्रूड की। और क्रूड का मार्केट अगर हम इस वक्त देखें तो कच्चे तेल में मामूली तेजी है, करीब 0.5% की, 5300 के करीब है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हालांकि दाम बढ़े, उसके बाद थोड़ा सा रेंज में फंसता हुआ दिखा है। कच्चे तेल पर कटके जी आपका क्या व्यू है? और आज अगर एमसीएक्स पर क्रूड में ट्रेड लेना हो तो किस तरह का ट्रेड लेना ठीक रहेगा? मृत्युंजय जी, कल जो इन्वेंट्री डेटा आया था तकरीबन 7.35 मिलियन बैरल का ड्रॉडाउन हमें यूएस इन्वेंट्रीज में देखने को मिला था, जो कि एंटीसिपेटेड नंबर से तकरीबन 2 गुना कम पाया गया था। तो उस वजह से क्रूड के प्राइसेस को थोड़ा एक पॉजिटिव सेंटिमेंट जो है देखने को मिल रहा है। बट ऑन द अदर हैंड क्योंकि डॉलर इंडेक्स 91.3 91.4 के रेंज में आ गया है तो उसके वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे थोड़ा कैप बनते हुए नजर आ रहा था। बट जैसे कुणाल ने भी बताया, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स वगैरह प्री कोविड लेवल से भी नीचे के लेवल पे है, तो उसका एक फंडामेंटली सपोर्ट जो है देखने को मिल रहा है, जो कि क्रूड के प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। तो पोजिशनल फ्रंट पे भी मेरा व्यू बाइंग का ही रहेगा। बहुत बड़ा टारगेट नहीं रहेगा, 5500 का एक लेवल डोमेस्टिक मार्केट में छू सकता है। अगर हम WTI क्रूड की बात करें तो हो सकता है $75 का मार्क छू जाए। बट वेरी शॉर्ट टर्म में, जैसे आपने बताया, इंटरडे में अगर किसी को है तो मेरा सजेशन अभी भी बाई का ही रहेगा। 5300 का भी रेंज चल रहा है, यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस 5270 का लगा के 5350 तक का इंटरडे में टारगेट किया जा सकता है क्रूड में। ओके, चलिए ये बात हो गई क्रूड की। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब बात करते हैं खाने के तेल की। और खाने के तेल की कीमतों में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। क्रूड पाम तेल महीने भर में 16% तक गिर गया है। सोया तेल 1400 के ऊपर चला गया था, अब घट के 1250 के नीचे आ गया है वायदा बाजार में। सोयाबीन भी महीने भर में 10% और सरसों भी करीब करीब 10% तक सस्ता हुआ है। तो दाम कम हो रहे हैं, लेकिन इस बीच खबर ये आई कि अब खाद्य तेल पर इंपोर्ट टैरिफ वैल्यू में भी कमी शुरू हो गई है। और कल सरकार ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमें क्रूड पाम तेल पर इंपोर्ट टैरिफ वैल्यू $87 घटाया है। और इसके अलावा सोया तेल का जो इंपोर्ट टैरिफ वैल्यू है उसमें $37 की कटौती की गई है। हालांकि हर 15 दिन में ये टैरिफ में बदलाव होता है, लेकिन अभी टैरिफ की खबर इसलिए भी अहमियत रखती है क्योंकि लगातार ये डिमांड की जा रही थी अलग अलग संगठनों की तरफ से कि कुछ लोग कह रहे थे कि ड्यूटी कट हो, कुछ लोग कह रहे थे कि ड्यूटी कट ना हो, कुछ की डिमांड थी कि जो टैरिफ है उसको फ्रीज कर दिया जाए। तरह तरह की डिमांड आ रही थी, इसीलिए टैरिफ की खबर इस वक्त सुर्खियों में है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ
सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं IBPA के। सुधाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो आप ये बताएं कि ये जो टैरिफ में कमी शुरू हुई है, क्या ये ठीक है अभी टैरिफ कम करना? अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम दोबारा उनसे जुड़ेंगे। लेकिन आज देखिए कि आज भी वायदा बाजार में जो सोया तेल का प्राइस है वो 1% से ज्यादा नीचे है, 1235 के नीचे आ गया है सोया तेल का भाव। और इसके अलावा एग्री मार्केट में अगर आप देखें तो सोयाबीन का जो जुलाई का वायदा है वहां पर करीब करीब 40 रुपए की गिरावट है, 6622 का स्तर सोयाबीन जुलाई वायदा में इस वक्त दिख रहा है। मस्टर्ड जुलाई वायदा में 50 रुपए से ज्यादा की गिरावट दिख रही है। तो लगातार एक गिरावट का ट्रेंड तिलहन मार्केट में दिखा है। सुधाकर जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि तेलों के दाम तो बहुत कम हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, बताएं कम होने वाले हैं पहली। दूसरी बात, जो टैरिफ वैल्यू में कमी शुरू हुई है ये ठीक है क्या? जी, क्या साहब, सॉरी लाइन कट हो गया था। दो चीजें है, एक तो मार्केट प्राइसेस मार्च से कंपेयर करने से जरूर 10-15% गिरा है, जैसा पहले से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जनवरी से अगर कंपेयर करेंगे तो सेम लेवल पे है। तो आफ्टर 80-90% मार्केट बढ़ने के बाद आज के दिन में मार्केट कंसोलिडेट हो गया है। अभी से मार्केट थोड़ा स्टेबल रहेगा और ज्यादा गिरने की चांसेस नहीं लग रहे, नंबर 1। नंबर 2, टैरिफ के जो आप बात बता रहे थे, तो वो तो पिछले 7-8 साल पे एवरी 15 डेज टैरिफ फिक्स हो जाता है मार्केट के हिसाब से। तो आज के दिन में मार्केट $70 जो गिरा आपने बताया, तो अगले 15 दिन के बाद और एक $70 भी गिरेगा, क्योंकि ये टैरिफ को हर एक 15 दिन में मार्केट के हिसाब से करना बहुत जरूरी है। और इसको कोई फ्रीजिंग वगैरह करना नहीं चाहिए। जैसे कल फ्रीज किया था गलती से, तो हमने टेकअप किया गवर्नमेंट से कि CPO का टैरिफ रखा गया था $1222, करंट मार्केट था $1050। बाद में वो थैंक्स टू द गवर्नमेंट की उन्होंने फिर तुरंत और एक नोटिफिकेशन दे दिया है कि $1116 पे। तो नंबर 1, टैरिफ 15 दिन के बाद और गिरेगा। टैरिफ को मार्केट के हिसाब से करना चाहिए, उसको ज्यादा छेड़छाड़ मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए। जो भी करना है ड्यूटी के हिसाब से, आज के दिन में जो ड्यूटी का चेंज करना था या कटौती ड्यूटी कट करना था, वो उसका इतना जरूरत नहीं है अभी। लेकिन इवेंचुअली हम चाहते हैं कि स्लैब सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए। ये जो वॉलेटिलिटी ड्यू टू टैरिफ और ड्यूटी, इसको खत्म करना चाहिए। जैसा अगर आप ट्रेडर होते गलती से, रोज सुबह आके देखते हैं कि आपको खरीदना है या बेचना है या कुछ नहीं करना है, पॉलिसी के कारण अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो सप्लाई चेन बहुत ड्राई आउट हो जाएगा। तो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंसी और स्टेबिलिटी चाहिए। एंड ऑन बिहाफ ऑफ IBPA वी सपोर्ट the tariff rate should be changing according to the markets, so that it truly reflects the market conditions. हाँ जी, सरकार ने डर दिखा के ही मार्केट को नीचे ला दिया। एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ड्यूटी कट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ मार्केट में फियर था कि दाम कम हो गए। हाँ जी, लास्ट में हम ये बताएंगे कि इंडस्ट्री के सामने आज के बहुत सारे चैलेंजेस है, तो सप्लाई चेन के चैलेंजेस है, तो पॉलिसी को स्टेबल रखना है बस। अच्छा, आप कहें कि पॉलिसी को स्टेबल रखना चाहिए। दो तीन महत्वपूर्ण बातें आपने कहा कि पॉलिसी को स्टेबल रखा जाए, ड्यूटी फ्रीज करने, टैरिफ फ्रीज करने की जरूरत नहीं है, और आपने कहा कि अब ड्यूटी भी कम करने की अभी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि दाम पिछले कुछ दिनों में कम हुए। देखते हैं आगे सरकार और क्या प्लान करती है। हालांकि सरकार ने कहा है कि दाम कम हो रहे हैं और सारे उपाय किए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। लगातार सरकार की नजर कीमतों पर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया सुधाकर जी आपका। बिल्कुल संक्षेप में वंदना जी, ऑयल कॉम्प्लेक्स पर आपका व्यू क्या है, कहां पर ट्रेड आपको दिख रहा है?
मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि करंट लेवल पे थोड़ा सा वो कंसोलिडेट करेगा इतने गिरने के बाद और थोड़ा सा पुल बैक देखने को मिल सकता है। सीपीयू में मुझे लग रहा है कि अगर 1020 पे भी बाय करे तो 1050 तक का जो एक लेवल है वो हम आते हुए देख सकते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस जो है वो 1005 का लगाना चाहिए। और सिमिलरली मुझे लग रहा है कि जो भी अभी लोअर साइड आज के रिएक्शन के बाद मुझे लग रहा है कि वहां पे सोयाबीन में भी एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और अपसाइड में मुझे लग रहा है कि अगर सोयाबीन की बात करूं तो 7350 का जो लेवल है वो आते हुए हम देख सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, सुनील कटके जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा और ब्रेक के बाद देखिए कॉर्पोरेट रडार। नमस्कार।